Good evening, my dear students. How are you all? Today, I will discuss era of one party dominance, class 12th, chapter 2. ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने पहले लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सबसे पहले ये कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया। देन 24 जन 1950 को इस पे साइन हुई एंड देन 6 जन 1950 को इसे लागू किया गया। हमें पता होना चाहिए 3 फेज में हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ढंग से इसको इफेक्ट में लेके आए। फर्स्ट कब लेके आए हम? स्टार्टिंग में 26 नवंबर 1949। साइन इस पे कब हुए बेटा? ध्यान से देखो, 24 जनवरी 1950। और कंप्लीट रूप से इफेक्ट कब आया? 26 जन 1950। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था बेटा? इलेक्शन कमीशन। हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा कि जो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी उस टाइम पे जब इंडिया सेपरेट हुआ था पाकिस्तान से, नियर अबाउट कितनी थी? 17 करोड़। ठीक है। वहां पे कुछ जो कैंडिडेट्स थे टोटल में से जो 15% थे वो सिर्फ क्या थे? एलिजिबल थे, पढ़े लिखे थे। हमें ये ध्यान में रखना था कितनी जो पॉपुलेशन है, कैसे इलेक्शन जो हमारा सक्सेस होगा, एक बड़ा बिग चैलेंज था हम सबके लिए। उसमें से 17 करोड़ में से हमें बेटा 3200 MLAs को बनाना था। 49 मेंबर्स हमारे को लोकसभा के चाहिए थे। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन मैक्सिमम जो नंबर्स थे वो इलिटरेट थी, सिर्फ 15% जो क्या थे? एलिजिबल थे। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पास हमारा जो पूरा जो कंट्री है वहां पर पुअर एंड इलिटरेट कंट्री के नाम पर इसको जाना जाता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन करवाएंगे और बहुत ही बिग लेवल पे करवाएंगे, और इलेक्शन भी जो है उसमें सभी भाग लेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड मेंबर ही भाग लेंगे। अब साइड में हम थोड़ा सा देख लेते हैं ईवीएम के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सबसे पहले इसका प्रयोग 1982 में हुआ था। वो हमारे चैप्टर में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीटली रूप से इसको जो है कब लागू किया था। इसको लागू किया था बेटा 2004 में। सब लास्ट में हम ये कह सकते हैं हमारे लोकसभा में 2004 में जो ईवीएम का प्रयोग होने लगा था। आप ये देख सकते हो, उसकी पिक्चराइज है पूरा अच्छे तरीके से, हर उसके सिंबल के सामने इनके वो दे रखे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको सिर्फ समराइज कर रही हूँ पूरा चैप्टर। मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप अंडरलाइन कर सकते हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद के हैं बेटा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, आप यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हो, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। हमारे इंडिया जब 1947 के बाद सेपरेट हुआ था तो वहाँ पे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो बनाए गए थे वो थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है हमारे पास बनता है। और इलेक्शन इंडिया में फर्स्ट टाइम कब होते हैं? अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक इलेक्शन होते हैं, और कंप्लीट रूप से 1950 में इलेक्शन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इलेक्शन करवाना भी बहुत ही एक प्रकार से लैंडमार्क का काम किया। इलेक्शन ने हमारे लिए क्या किया था बेटा? बिल्कुल एक लैंडमार्क की तरह से काम किया था। यहाँ पे इलेक्शन पूछ सकते हैं किस तरीके से हुए, तो अडल्ट फ्रेंचाइजी के तरीके से हुए थे। मतलब जितने भी 21+ थे वो सभी वोट डालने के लिए यहाँ पर क्या थे? एलिजिबल थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे हमारा जो देश है वो सेपरेट हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, उसके बाद कैसे हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस जो डोमिनेंसी है एट द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के पहले 3 इलेक्शंस में कैसे कांग्रेस जो है बहुत ही हाई लेवल तक गई। लुक एट दिस मैप, देखो बेटा ध्यान से देखो। लोकसभा का इलेक्शन हमारा होता है कब? 1952 में। हमने डिस्कस किया था 1950 कितनी सीटों पे हुआ? 489। कितनी सीटों पे हुआ बेटा? 489। ठीक है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है हमारा कब होता है बेटा? 1957 में। तब भी कितनी सीटों पे होता है? 494। देन इलेक्शन होता है बेटा हमारा 1962, और वहां पे कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है? 494। हम अब कह सकते हैं कि यहाँ से देखो ध्यान से, लुक एट दिस पेज। 1952 में 489 पे सीट पे इलेक्शन हुआ। कांग्रेस ने हमारी कितनी जीती? 361। ठीक है, अदर पार्टी भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सेकंड जो हाईएस्ट पार्टी बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उसने कितनी सीटें जीती? 16। सेम तरीके से हम कह सकते हैं कि 1957 में इलेक्शन होता है, वहां पे भी कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है? 494। किसमें? 494। और वहां पे भी कांग्रेस जो है बिल्कुल हाईएस्ट पार्टी रहती है 371। अदर जो पार्टी थी सेकंड वो कितनी थी? 27। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 1962 में 494 पे इलेक्शन होता है, 361 फिर से कांग्रेस जीत लेती है, और जो लास्ट है वो 20। और इस तरीके से कांग्रेस जो है एक लंबे समय तक ये 3 जनरल इलेक्शन में टॉप 1 पार्टी रहती है। और यहाँ पे देखो आप मैप में देख सकते हो पूरे इंडिया में किसकी डोमिनेंसी है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की अगर हम पहले की बार बात कर रहे हैं कि इसकी जो सबसे पहले इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कब थी? 1885। और किसने की थी? A.O. हाइम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेटा किसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में राज करती है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इसको मेजोरिटी नहीं मिली थी। उनमें से हम कह सकते हैं त्रावणकोर है हमारा, और दूसरा ये
त्रावणकोर के साथ साथ कौन सा है, मद्रास है और उड़ीसा है। यहाँ पे इनको फुल टाइप से मेजोरिटी नहीं मिली थी, लेकिन बाकी पूरे देश में इन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया था। हम ये कह सकते हैं कांग्रेस ने जो फर्स्ट टाइम पे जो जीत मिली थी उनको टोटल वोट्स में से 45% वोट मिले थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 51 होने चाहिए, टोटल परसेंट का 51 जरूरी नहीं है, लेकिन टोटल में से 45% थे और सीट कितनी मिली थी इनको, 74। और दूसरी जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी थी बेटा, उसमें 10% उनको वोट मिले थे और सीट उनको बहुत कम मिली थी। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं आप लोकसभा में जो सिस्टम होता है वोटिंग का उसको क्या बोलते हैं, द फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट मेथड। आपको अंडरलाइन दिस वर्ड्स, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक कैसे जो है अपनी जीत को कायम रखती है। यहाँ पर देखो बेटा, लुक एट दिस, राजकुमारी अमृत कौर, दिस इज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये 1957 में हमारे यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर बनती है, और पहले भी जब देश आज़ाद हुआ था टेम्परेरी, जब एक हमारी एक सरकार बनी थी उसमें भी जो हेल्थ मिनिस्टर का जो पोजीशन थी वो इन्हीं को दी गई थी। और ये पूछ सकते हैं कई बार कि क्या कोई ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आप क्या पाओगे, कपूरथला पंजाब से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा हम देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पर कांग्रेस जो है मेजोरिटी में नहीं थी, उनमें से एक स्टेट था हमारा केरला। ठीक है, केरला में 1957 में केरला जो है जो कांग्रेस है वो बुरी तरीके से कहाँ पे हार जाती है, केरला में हार जाती है। और वहां पर कौन सी पार्टी आती है बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है यहाँ पे। और टोटल 126 में से कितनी सीट ले लेती है बेटा, 60। कितनी सीट ले लेती है, 60। इस प्रकार से यहाँ पे जो है सीएम की जो उपाधि मिलती है, जो सीएम जो बनते हैं वहां पर नबरुद्दीपाद जो लीडर बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और ये बहुत अच्छे किसी पार्टी का काम संभाल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती कि किसी भी स्टेट में कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी डोमिनेंसी करे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, ध्यान से देखो, कांग्रेस पार्टी बिगेन एंड लिबरेशन स्ट्रगल। उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट, लिबरेशन स्ट्रगल मतलब वो अपने आप को मुक्ति मोर्चा कहते हैं ना, मुक्ति संघर्ष के लिए एक मोर्चा निकाल दिया। और वो क्या चाहती थी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि केरला में जो है आर्टिकल 56, आप इसको ध्यान में रखना है। आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल है 395। कितने आर्टिकल हैं, 395। पार्ट्स हमारे पास कितने हैं, 22। और शेड्यूल्स हमारे पास कितने हैं, 12। उनमें से आर्टिकल 356 में अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वे से ढंग से काम नहीं कर रही है तो वहां पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आर्टिकल 56 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकती है। मतलब वहां पर जो वो सीएम थे, जिसकी कैबिनेट थी, वो अब काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, प्रेसिडेंट। सेम हमारा यहाँ पे कहाँ, केरला में 1959 में कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, डिसमिस कर दी कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट इन केरला। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पावर का मिस यूज किया 1959 में, और किस पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को डिसमिस कर दिया आर्टिकल 350 के तहत, और वहां पर क्या लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे केरल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का एंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सोशलिस्ट पार्टी जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म होता है 1934 में। कहाँ से निकलती है, कांग्रेस की साइड, कांग्रेस की पार्टी के अंदर से एक नई पार्टी होती है। जो कैसे थे, ये रेडिकल थे, एलिजिबिलिटेरियन थे, मतलब ये जो है चेंज चाहते थे। कांग्रेस के अंदर से एक नई पार्टी का जन्म होता है 1934 में, और ये क्या चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं। ये क्या कहते हैं कि हम कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों से अलग हैं। कैसे अलग हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसका फेवर करती है, कैपिटलिस्ट का फेवर करती है, लैंडलॉर्ड्स का फेवर करती है। और किसको इग्नोर करती है, वो वर्कर्स को इग्नोर करती है, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको इग्नोर करती है। इस तरीके से सोशलिस्ट पार्टी का जन्म कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही होता है, 1934 में होता है। ये बताते हैं कि किस प्रकार से ये अलग है, क्योंकि ये जो है कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स के फेवर में नहीं है। ये किसके फेवर में, हमारे वर्कर्स और जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनके फेवर में है। ठीक है, इस प्रकार से इस पार्टी से संबंधित कुछ हमारे लीडर्स उनके बारे में देखेंगे। राम मनोहर लोहिया है, अंडरलाइन दिस टाइप ऑफ पर्सन इंक्रीज डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ द कांग्रेस। जो राम मनोहर लोहिया वो किसका क्रिटिसिज्म करते हैं, कांग्रेस का। देन अशोक मेहरा वो थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं कांग्रेस की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सोशल पार्टी जो है यहाँ पे अब 1955 में एक बार क्या होता है कि कांग्रेस डिक्लेयर कर देती हम भी इसी तरीके का पैटर्न बनाएंगे। कैसे, सोशलिस्ट पैटर्न बनाने की सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी बेटा, वो ये चाहते थे कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बारे में ही बात करेंगे। अब इन्होंने कहा कि तो हमारा तरीका था, अब इनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। कुछ ऐसे लीडर थे जो सोशलिस्ट पार्टी तो अलग अलग स्प्लिट्स का मतलब होता है बेटा, पीसेस टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसी में से बहुत छोटी छोटी अलग अलग पार्टियां बन जाती है। जैसे हम कह सकते हैं किसान
मजदूर पार्जा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशल पार्टी, जयप्रकाश नारायण, ये पटवर्धन, अशोक, में सारे वगैरह जो है हमारे क्या है इसी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में छोड़ो और कुछ अलग अलग पार्टियां बेटा वो भी इंग्लिश में निकली हैं। अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी ने लगभग 15 ईयर्स तक यहाँ पे राज किया था। वो कहता है कि पूरी दुनिया में अकेला इंडिया नहीं है जहाँ पर सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस करती है, बल्कि अलग बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया उनमें से अलग है। कैसे अलग है, देखो चाइना, क्यूबा और सीरिया, ये जो 3 कंट्रीज है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिंगल पार्टी डोमिनेट करेगी। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सिंगल पार्टी डोमिनेट करेगी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं है कि यहाँ पर सिंगल पार्टी डोमिनेट करेगी। हम ये कह सकते हैं 3 बार इलेक्शन हुए, तीनों इलेक्शन में ही कांग्रेस जो है एक बड़े लेवल पे पार्टी उभर कर बाहर आती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को प्रूव किया है, वो हर बार इलेक्शन के बाद पब्लिक ने उसको जिताया है। इस तरीके से हमारे यहाँ अलग तरीके से कांग्रेस जो है 3 डिकेड्स तक उसने बहुत राज किया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से, जैसे मेक्सिको है, साउथ कोरिया, यहाँ पे भी वन पार्टी ने डोमिनेट किया था, लेकिन कुछ चेंजेस के बाद। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो डोमिनेंसी इंडिया की रही है, कांग्रेस के साथ रही है, वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, वो भी हमारे जैसी ही है। ठीक है, यहाँ पर देख लो बाबा साहिब भीमराव रामाजी अम्बेडकर, ये हमारे जो है लीडर रहे हैं। इन्होंने जो जितने भी दलित जो थे स्कॉलर्स थे उन सबके लिए बहुत अच्छे से काम किया था। ठीक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके क्या थे, ये हेड थे। और ये भी आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था बेटा, एक मेक्सिको की एक पार्टी होती है 1929 में जो इसको फाउंड किया जाता है। पहले इसका क्या नाम था बेटा, रिवोल्यूशन पार्टी एंड लैंड। ठीक है, उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया PRI। इसके बारे में हमने यही देखा कि कुछ ईयर्स तक, लगभग 6 डिकेड्स तक इन्होंने मेक्सिको में राज किया, लेकिन बाद में क्या बन जाती है, डिक्टेटरशिप करना स्टार्ट कर देती है और 2000 में इसका एंड हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ये कांग्रेस के बारे में ही है। ऐसे धीरे धीरे हम करके पूरा चैप्टर डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।